morning everyone. Today we are going to start with a new topic of commercial law. The name of the topic is Right to Information Act 2005. बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है कि लोगों के पास इजी एक्सेस हो पब्लिक अथॉरिटीज़ की, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ या अथॉरिटीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकें, तो उसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया. बेसिकली स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू पब्लिक एक्सेस टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए पब्लिक एक्सेस हो सके, तो स्वीडन पहला देश था जिसने ये लागू किया था. स्वीडन वाज द फर्स्ट एनेक्टर इन द वर्ल्ड, वाज द फर्स्ट एनेक्टर इन द वर्ल्ड to have legislation relating to public access to official documents. ठीक है जी. और कंसेप्ट ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इट इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. जो कंसेप्ट है इसका मतलब बेसिक पर्पस क्या है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वाई फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक. लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? कहते हैं द फ्री एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट फॉर सिटीजन्स ऑफ एन कंट्री. मतलब फ्री एक्सेस मतलब फ्रीली अगर कोई भी आम आदमी किसी भी पब्लिक वर्क्स जो उनके लिए किए जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो उसके लिए फ्री एक्सेस हो इंफॉर्मेशन का, तो ये बहुत ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट राइट है सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री के लिए. सम ऑफ द रीजंस दैट व्हाई दिस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन सो सिग्निफिकेंस आर एज फॉलोज. तो क्या रीज़न है जो इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है? सबसे पहले फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कि जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, उसको इम्प्रूव किया जा सके, इसलिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लाया गया. दूसरा टू एम्पावर पीपल टू डिमांड देयर राइट्स. लोग अपने राइट्स को डिमांड कर सकें, इस वजह से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया. टू काउंटर करप्शन. ऑब्वियसली अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी लोगों को तो ऑब्वियसली दैट विल गिव राइज टू करप्शन. तो करप्शन को ओवरकम करने के लिए भी राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू फ्री एक्सेस लाया गया. टू मेक गवर्नमेंट बॉडीज़ वर्क एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंटली. जो गवर्नमेंट बॉडीज़ वर्क कर रही हैं वो एफिशिएंटली काम करें और ट्रांसपेरेंटली काम करें, इस वजह से भी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. फर्दर टू एनेबल द कमर्शियल यूज़ ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन. जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसका कमर्शियल यूज़ भी किया जा सके. एंड टू सपोर्ट मीडिया टू वर्क इंडिपेंडेंटली. जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर सके, इसी वजह से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए सिग्निफिकेंट है. फर्दर अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इन 1946 यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन 59(1) जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया. ठीक है, यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन 59(1) विच स्टेट्स freedom of information is a fundamental human right and the touchstone of all the freedoms to which the UN is consecrated. तो 1946 में यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया. देन आर्टिकल 19 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ऑन ह्यूमन राइट्स, इन्होंने भी रेजोल्यूशन पास किया 217(a)(3) ऑफ 10 दिसंबर 1948 में. आर्टिकल 9 फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन. देन इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR, ये 16 दिसंबर 1966 को ओरिजिनेट हुआ. बोथ प्रोवाइड्स द वेरी पर्सन शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन. ये जो दोनों हैं
ये क्या प्रोवाइड करते हैं कि हर एक पर्सन को राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन लेने का। देन आरटीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन इंडिया। आरटीआई को, राइट टू इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया डेट राइट टू इंफॉर्मेशन इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। तो ये जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है या एक्सप्रेशन है, तो ये उसका भी एक इंट्रिंसिक पार्ट जोड़ के बताया गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये भी इन सब के साथ ही एक इंट्रिंसिक पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। देन फर्दर हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। कहते हैं द टाइटल ऑफ द एक्ट क्या था, इसको हम इंफॉर्मेशन एक्ट को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहते हैं बिकॉज ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसे सेंट्रल एक्ट 22 ऑफ 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ये राइट ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। द एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन 15 जून 2005 इन द 56th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जब भी इंडिया आज़ाद हुआ उसके 56th ईयर में ये इंट्रोड्यूस किया गया। कमेंसमेंट कैसे हुई, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1(3) ऑफ द एक्ट, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, 51, 52, 12, 13, 15, 16, 24, 27 एंड 28 को एग्जिस्टेंस में लाया गया। कब? 15 जून 2005 को। जो बाकी रिमेनिंग प्रोविजंस थी उनको 120th डे ऑफ इट्स एनेक्टमेंट पे यानी कि 12 अक्टूबर 2015 को लाया गया। ठीक है जी, तो एनेक्टमेंट बाकी की लेटर ऑन की गई। तो फर्दर अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बेसिक क्वेश्चन क्या राइज होगा अगर सपोज पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली बात करें। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है कि डिफाइन द टर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ आरटीआई 2005। तो इसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कोप ऑफ एक्ट क्या है जी, द प्रोसीडिंग्स अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्क्रूटनी बिफोर अ सिविल कोर्ट। कहते हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का राइट है। इट कांट बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्क्रूटनी बिफोर अ सिविल कोर्ट। हम कोर्ट में जाकर इसको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है। द एक्ट वाज एनेक्टेड टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। तो ये एक्ट क्या है कि जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया जा सके, अकाउंटेबल करवाया जा सके जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है जो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इसका मेन मोटिव था जिसके पीछे ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस एक्ट के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेट आउट द प्रैक्टिकल रिजीम ऑफ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स। प्रैक्टिकल रिजीम सेट करना कि अगर कोई इंफॉर्मेशन असेस करना चाहता है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स किसके रिगार्डिंग पब्लिक अथॉरिटीज़। जो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट जो भी वो काम कर रही हैं तो उसकी अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ले सकें। टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका प्रॉपर सिक्योर एक्सेस जितना भी अगर वो लेना चाहें तो इंफॉर्मेशन के थ्रू ले सकते हैं कि लोग कैसा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए कैसा काम कर रही है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना इन वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो कि बिफोर राइट टू इन्फॉर्मेशन कि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाते तो वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लायबल नहीं थे। बट इंफॉर्मेशन एक्ट के कारण अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कुछ भी काम कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी के अंडर, दे आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई और अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश की गई कि अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है आम लोगों के लिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे ली जा सकती है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू ली जा सकती है। To ensure constitution of a central information commission and state information commission for the purpose of enforcement of the provision of this act। constitutional right बनाया गया अगर कोई सेंटर की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के थ्रू प्रॉपर प्रोविजंस को एनफोर्स कराया गया। उसके लिए और क्या ऑब्जेक्टिव था, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को और ज़्यादा पावर देनी, स्ट्रेंथन द एथोस ऑफ द डेमोक्रेटिक पब्लिक बाय द मीन्स ऑफ इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो और ट्रांसपेरेंसी हो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। फर्दर, टू मेक द गवर्नमेंट एंड देयर इंस्ट्रूमेंटलिटीज अकाउंटेबल। जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सरकार और उसके सरकार के अंडर काम करने वाले लोगों को अकाउंटेबल करवाया जाए। अगर उनको कोई अथॉरिटी दी है तो वो उसके लिए अकाउंटेबल हो, इस वजह से भी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। लास्ट टू चेक करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन द गवर्नमेंट सिस्टम। रेक्टिविज्म को हटाने के लिए, करप्ट प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए भी, उनके ऊपर चेक रखने के लिए भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से इनके ऊपर ये इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को लाया गया। फर्दर व्हाट डज इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। अब अगर इंफॉर्मेशन को समझना हो तो इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहली बात ये आ जाती है कि एज पर सेक्शन 2F ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म, चाहे वो रिकॉर्ड्स के फॉर्म में है, ठीक है जी, चाहे को डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में है। अब रिकॉर्ड्स में चाहे वो रिकॉर्ड्स की बात करें, चाहे वो रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डिटेल्स ऑफ एनीथिंग, जिसके ऊपर पब्लिक अथॉरिटीज डिसीजंस ले रही हैं, ठीक है। कोई मैप हो सकता है रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, इंक्लूड्स एनी मैप, ड्राइंग और एनी फॉर्म। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स में होता है कि डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। तो इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन हो सकती है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। तीसरा आता है मेमोज। मेमोज एक तरह से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर नोट्स को कह देते हैं, नोट्स बनाए जाते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, ठीक है, वो भी इंफॉर्मेशन का पर्पस सोल्व करते हैं। ईमेल्स आपको बताइए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में लाया गया। ओपिनियंस, अगर कोई किसी की राय मांगी गई इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट वाइज, है ना, तो उसके ऑफिशियल्स के ओपिनियंस या डीलिंग्स जो भी उसके डीलिंग कर रहे हैं तो उनके ओपिनियंस भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है। एडवाइसेस, फ्रीक्वेंट एडवाइसेस लिए जाते हैं और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तो ये एडवाइसेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज में क्या आता है कि प्रेस नोट्स दिए जाते हैं ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर। अब जैसे हम देखते हैं कि प्रेस नोट के ज़रिए कोई भी नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं तो वो गवर्नमेंट, वो भी एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, इंफॉर्मेशन का ही दायरा है। देन सर्कुलर्स, नोटिसेस, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स। लॉग बुक्स को हम क्या कह सकते हैं, ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग मेजरमेंट ऑफ डाटा एंड डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क और प्रोजेक्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, उसको हम लॉग बुक्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का पार्ट है। इट इज़ आल्सो ए वैलिड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मुलेट करते हैं तो ये भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये भी किसी एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ली जा सकती है। रिपोर्ट्स मेंटेन करना, पेपर्स, सैम्पल्स, मॉडल्स, डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जैसे सीडी में, पेन ड्राइव में, फ्लॉपीज, तो ये सारा डाटा मेंटेन करके रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर बॉडी कैन बी असेस्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो अगर कोई भी प्राइवेट बॉडी की अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पब्लिक अथॉरिटी उसका इजी असेस ले सकती है अंडर एनी फोर्स ऑफ लॉ। तो ये तो पहले से ही था। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी ईजिली मेजर किया जा सके, उसकी इंफॉर्मेशन ली जा सके, तो उस वजह से इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया कि अगर वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर चलो डिस्कस कर लेंगे स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब स्कोप क्या है इंफॉर्मेशन का, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इफ अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स। अब आरटीआई एक्ट का ये पर्पस ये है कि अगर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स में है तभी वो अवेलेबल करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स में है तभी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अनलेस अदरवाइज किसी के लिए स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके प्रोवाइड करना, दिस इज़ नॉट द पॉइंट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने वर्डिंग में पहले ही कहा है कि अगर इन्फॉर्मेशन कोई सॉर्ट करना चाहता है पब्लिक अथॉरिटी से, अगर तो वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो स्पेसिफिकली किसी पर्सन के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना या उसके लिए कलेक्ट करना फिर उसको डिटेल देना, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स में है तभी उसके लिए अवेलेबल होगी, अनलेस अदरवाइज नो इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स। देन फर्दर, इन्फॉर्मेशन डज नॉट इंक्लूड्स द आंसर टू क्वेश्चन वाई।
अब ये नहीं कह सकते कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ऐसा क्यों है। ऑल्दो द इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन एनी फॉर्म, इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से ली जा सकती है, बट द एप्लीकेंट कांट क्वेश्चन अबाउट द रीजन एज टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग। मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो ऐसा क्यों है, किस वजह से है, ये चीज़ पूछने के लिए वो लायबल नहीं है। ही दैट कैन टेक ओनली द इन्फॉर्मेशन ऑन एनी फॉर्म। थर्ड, नो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस। ये एक्ट क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इम्पार्ट करने के लिए एक्ट है, being held by the public authority and it doesn't provide for redressal of grievance। अगर आपको उस इन्फॉर्मेशन पे कोई नाराज़गी है, कोई ग्रीवियंस है, तो उसका कोई हल नहीं है इस एक्ट के अंदर। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया और एंटरटेनिंग सजेशंस फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। ठीक है जी, तो ये भी इंफॉर्मेशन के स्कोप के दायरा मेंटेन करके रखा हुआ है। फर्दर, इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जुडिशियल डिसीजंस, तो जैसे हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वाई ऐसा क्यों है। अगर सपोज कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि उन्होंने ऐसी जजमेंट क्यों दी, उन्होंने ऐसी इंक्वायरी क्यों बिठाई। द लिटिगेशन कांट सीक इंक्वायरीज एज टू जजमेंट। ये जो लिटिगेशन है, अगर कोई केस करता है तो वो ऐसा केस नहीं कर सकता कि जजमेंट ऐसी क्यों दी, किसी पर्टिकुलर जज के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज नहीं किया जा सकता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया है। No suggestion, clarification, direction or interpretation. RTI Act is to impart the information not to affect the decision making of the public authorities by manner whatsoever। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी सजेशन नहीं छोड़ सकते, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते उनसे, कोई डायरेक्शन या इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना ही इस पर्पज़ का, इस एक्ट का मेन पर्पज़ है। नो परमिशन रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। Once the commission directed to impart information, then there is no need to take any permission further from any authority। अगर एक बार कमीशन ने RTI जो कमीशन के अंडर लोग आ रहे हैं वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए कह दिया, तो किसी और अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, परमिशन की। नो अथॉरिटी इज़ अबव द RTI एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो कोई भी अथॉरिटी RTI एक्ट से ऊपर नहीं है और किसी भी अथॉरिटी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर RTI कमीशन की इन्फॉर्मेशन पास होने के लिए अवेलेबल है। नो पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफिशियल्स। द सिटीजन्स हैज़ नो राइट टू सीक एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो लायबल नहीं है एज पर द RTI एक्ट। वो सिर्फ उनकी जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही ले सकते हैं, उनके पास पर्सनली क्या है वो RTI के थ्रू नहीं ले सकते। File noticing have been held to the information under section 2F of the act and the same is liable to be disclosed। File noting has been held in information। File noting को डिस्क्लोज कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नोट डाउन करनी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन से, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी ले सकते हैं बट विद परमिशन, तो उसको ही डिस्क्लोज करने के लिए भी वो लायबल है। उसके बाद आया था जी राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम डिफाइन करते हैं सेक्शन 2J के अंडर, means right to information accessible under this act which is held by or under the control of any public authority। जो किसी गवर्नमेंट कंसर्न्स के कंट्रोल के अंदर है या पब्लिक अथॉरिटी के कंसर्न के अंदर है, उसके अंदर हम किसी भी तरह से राइट टू, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या राइट है, उसके हम किसी भी काम की इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। राइट टू टेक नोट्स, उनके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन के नोट्स लेना चाहें, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, उसकी को फोटो कॉपीज़ लेना चाहते हैं या सर्टिफाइड कॉपीज़ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। फर्दर राइट टू टेक सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल, उनके सैम्पल्स ऑफ मटेरियल लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, अगर वो फ्लॉपीज़ में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, टेप्स में, वीडियो कैसेट्स में या इलेक्ट्रॉनिक में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं थ्रू प्रिंट आउट्स, सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स और एनी अदर डिवाइस। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन उनको ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो ये सभी तरह की इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं या इन हैंड लेके जा सकते हैं। अब बात आ जाती है जी राइट्स अंडर RTI। कौन कौन से राइट्स हैं जो RTI में प्रोवाइड है। सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करना चाहे कि वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जैसे कि हमने पीछे बात की, फ़ी भी ऑब्टेन की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है राइट के अंदर, RTI बच्चे 10 रुपये में RTI लग जाती है। RTI एप्लीकेशन कितने रुपीज़ में फ़ाइल होती है, ₹10 लगते हैं। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है
A4 साइज पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, 2 रुपीज़ पर पेज प्रिंट आउट लेंगे, ठीक है। अगर कोई पेपर लार्जर साइज़ का है तो उसके एक्चुअल प्राइस, अगर वो कोई डिस्केट या फ्लॉपी पे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं 50 रुपीज़ पर डिस्केट कॉस्ट है जी, ठीक है। अगर वो प्रिंट आउट 2 रुपीज़ पर पेज ऑफ फोटोकॉपी प्रिंट आउट के चार्जेस फिक्स है। और इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फ्री है जी फॉर एन आवर, और उसके बाद आर के बाद 5 रुपये पर घंटा, अगर उससे ज़्यादा भी वो इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो 5 रुपये पर घंटा उनको फ़ी पे करनी पड़ेगी एज़ पर RTA इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। तो ये कुछ फ़ीस है, ये भी हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। फर्दर हम बात करते हैं कि इंस्पेक्शन की पावर है हमारे पास, नोट्स टेकिंग की पावर है, ठीक है, और टेकिंग नोट्स इंस्पेक्शंस की बात करें, ठीक है। और फर्दर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, चाहे CDs, पेन ड्राइव, डिस्केट्स, फ्लॉपीज, ये किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। CD वाली तो 50 रुपीज़ मैंने अभी आपको बता दी फीस चार्ज, फ़ी पे करके वो CD या फ्लॉपी में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फर्दर हम बात करते हैं प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा सकती है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर है आइडेंटिफाइंग द पब्लिक अथॉरिटीज़ विच होल्ड द पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये पता लगाना कि वो कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है एन अथॉरिटी और बॉडी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नड एस्टैब्लिश्ड, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो कोई भी अथॉरिटी जो बनाई गई है या कॉन्स्टिट्यूट या इस्टेब्लिश की गई है बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, या फिर बाय द पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई, या कोई स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई, तो वो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है, आइदर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। तो ये पता लगाना कि हमारी पब्लिक अथॉरिटी कौन है जो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग दे सकती है। देन फर्दर आइडेंटिफाइंग द कंसर्न्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो हमारा PIO है उसके बारे में पता लगाना कि पब्लिक इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। टू होम द एप्लीकेशन इज टू सबमिटेड, किसको RTA सबमिट करवानी है। तो ये दो तरह से होती है, एज पर द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एज द केस में भी अगर स्टेट के पास है तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, अगर सेंटर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। इनके अंडर असिस्टेंट्स भी सेंट्रल APIO सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर है उसका भी पता लगाना ज़रूरी होगा। थर्ड, हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं कैसे। द एप्लीकेशन मैन बी मेड इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी बनाई जा सकती है। एप्लीकेशन हिंदी और इंग्लिश में एज इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया इन विच द एप्लीकेशन इज टू बी मेड, अगर उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज उस एरिया की जो भी है उसके अंदर भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट की जा सकती है। द एप्लीकेशन मस्ट स्पेसिफाई द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्ड बाय द एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेशन है वो जो भी कोई एप्लीकेंट जिस तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो स्पेसिफाई करती होनी चाहिए कि किस तरह की इंफॉर्मेशन वो एप्लीकेंट डिमांड कर रहा है। वेयर द एप्लीकेशन कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, द CPIO और SPIO एज द केस में बी रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द एप्लीकेंट्स मेकिंग द रिक्वेस्ट ओरली एंड टू रिड्यूस द सेम इन राइटिंग। अगर एप्लीकेशन राइटिंग में नहीं हो सकती तो CPI को वो ओरली भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि राइटिंग को साइड में रखते हुए उनको ओरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, तो रिक्वेस्ट की जा सकती है। एप्लीकेंट्स नीड नॉट स्टेट द रीज़न फॉर वांट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट दोज दैट मे बी नेसेसरी। वैसे एप्लीकेंट्स को ज़रूरी नहीं है कि वो किस वजह से इंफॉर्मेशन चाहते हैं, बट अगर कुछ स्पेशल केसेस हैं उस केस में उनको बताना भी पड़ सकता है कि किस वजह से वो इंफॉर्मेशन ग्रांट कर रहे हैं। द Act doesn't specify a particular format to be used for making an application. However, a public authority may prescribe a form for ease of access. तो पब्लिक अथॉरिटी उनको कोई फॉर्म भी प्रोवाइड कर सकती है, वैसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि एप्लीकेंट्स किस तरह की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो उनको फॉर्म देके ईजी एक्सेस भी प्रोवाइड किया जा सकता है।
लास्ट में क्या होगा, सबमिटिंग द एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी मस्ट बी सेंड टू द PIO। 10 रुपये की फ़ीस है जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। 10 रुपीज़ में RTI फाइल हो जाती है। किसको फाइल करनी है? PIO, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को फाइल करनी होती है, या फिर द APIO एट द सब डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई सब डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन लेवल पे है तो APIO को फाइल की जाएगी, एज द केस में भी। वेयर द एप्लीकेंट्स इज सेड टू द APIO, ही शैल हिमसेल्फ फॉरवर्ड इट टू द अप्रोप्रिएट PIO। मतलब जो असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो फर्दर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा। द एप्लीकेशन कैन बी सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। मतलब जो भी प्रॉपर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू एप्लीकेंट्स कर सकता है सेंड application. The application may be submitted in a person also. The applicant must get the acknowledgement for the same. अगर खुद पर्सन जाके वो एप्लीकेशन सबमिट करना चाहे और उसके लिए एक्नॉलेजमेंट लेना चाहे तो ले सकता है। फीस फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स ऑन फाइलिंग इन RTA मस्ट बी एज पर द RTA इन्फॉर्मेशन रूल्स रेगुलेशन फीस 2005। अभी मैंने बताया कि एप्लीकेशन की फ़ीस 10 है। कोई डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन पर पेज कॉपी चाहिए 2 रुपीज़ पर पेज है। अगर कोई डिस्केट फॉर्म में या फ्लॉपी डिस्क में इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 50 रुपीज़ पर डिस्केट उसकी फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें फ़ीस प्रिस्क्राइब्ड है एज़ पर RTA लॉ। देन फर्दर टाइम लिमिट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन और डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। टाइम लिमिट क्या है? द PIO विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विच इज़ अकम्पनीड बाय द एप्लीकेशन फ़ीस। जो भी एप्लीकेशन फ़ीस के फिल करके एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वो 30 डेज़ के अंदर अंदर उसका जवाब देना ज़रूरी है। इफ़ द एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू द APIO अनदर 5 डेज आर एडेड टू दिस टाइम लिमिट। तो उसके अंदर 5 दिन और ऐड किए जाते हैं अगर वो असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो मतलब इधर 35 डेज हो जाएंगे। फर्दर द इन्फॉर्मेशन इज़ वाइटल टू इंश्योर लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन and a decision has to be made within 48 hours. Where such information is made, an explanation should be added by the applicants as to why the application relates to life or liberty. किसी की लाइफ या लिबर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन पाना चाहता है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी भी ज़रूरी है कि वो ज़िंदा है या नहीं है। अगर सपोज कोई ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उसके लिए क्या रीज़न है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन साथ में डिस्क्लोज करना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये विद इन 48 आवर्स डिसीजन के अंदर बताना होगा। इफ़ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट इज रिलेटेड टू अ थर्ड पार्टी हु हैज़ ट्रीटेड इट एज कॉन्फिडेंशियल देन प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट हैज़ टू बी फॉलोड। अगर वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो सेक्शन 11 के प्रोविजंस फॉलो करेंगे। वेयर एन एडिशनल फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डिस्पैच ऑफ इंटीमेशन रिगार्डिंग पेमेंट्स ऑफ एडिशनल फीस एंड पेमेंट ऑफ फीस बाय द एप्लीकेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब जो पेमेंट उसने फ़ीस पे किया उस टाइम को एक्सक्लूड करके जब वो फीस सबमिट होगी फ्रॉम दैट टाइम पीरियड द पर्पज़ ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 30 डेज विद इन विच द PIO इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन। तो फीस भरने के बाद जो 30 डेज बनते हैं PIO उसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर एडिशनल फ़ीस कोई फिल करनी है तो उसके बाद 30 डेज काउंट होंगे। If the PIO fails to send the decision on the request of the information within the period of 30 days or 48 hours as the case may be, the information may be deemed to have been refused. तो information refused मानी जाएगी। The information to be provided free of charge where a public authority fails to comply with the suspended time limit. तो उसके बाद अगर information रिफ्यूज़ मानी गई इन्फॉर्मेशन तो उसके बाद वो फ्री में अगली बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अगर वो टाइम लिमिट के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते PIO। Where a request has been rejected by the central public information or state public information officer as the case may be, तो उसकी कम्युनिकेशन भी पर्सन को हो जानी चाहिए कि उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। They can't ask for the information, the period within which the appeal against such rejection may be preferred and the particulars of the appellate authority जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया वो सभी चीज़ साथ में बतानी पड़ेगी। अब पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी कौन है? तो पब्लिक अथॉरिटी कोई भी हो सकती है एज पर सेक्शन 2H ऑफ द RTA एक्ट। कौन कौन सी? मीन्स कोई अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूट जो सेल्फ गवर्नड एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड है या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है या पार्लियामेंट ने बनाई है या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई है या नोटिफाइड की गई है किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा या बॉडी ओन्ड या कंट्रोल है, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है
या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशली फाइनेंस्ड है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो उसको हम पब्लिक अथॉरिटी में डिफाइन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ की, जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल पब्लिक बॉडीज, पंचायत्स एंड लोकल बॉडीज, कोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज़, यूपीएससी, स्टेट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक नेशनलाइज्ड बैंक्स, एलआईसी, यूटीआई, ऑल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबीज, ये सभी क्या है पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंडर आ जाती हैं। इसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू ले सकते हैं। एंड वी विल कंक्लूड द नेक्स्ट part in our next video. I hope you like the lecture. If you have any query, you can put it in the comment below. Thank you so much.